Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बेटा धातु आयन का धातु में परिवर्तित होना। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ लिया था बेटा अपन के ऑक्साइडों के स्थायित्व की प्रवृत्तियां। ठीक है, यानी अपन प्लेलिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं, कंप्लीट अपन को सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, आज है ना बेटा ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है ना बेटा नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जेईई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सारा टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है ना बेटा, तो आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो देखो अपन के जो बेटा हेडिंग है कि जो अपन के धातु आयन है वो धातु में चेंज हो रहा है बेटा, और धातु में चेंज होके बेटा अपन का क्या है कि अपन को इसका बेटा मानक इलेक्ट्रॉन विभव की प्रवृत्तियां देख रही हैं। ठीक है, अब कैसे, पहले तो ये देखते हैं बेटा मानक इलेक्ट्रॉन विभव की प्रवृत्ति किसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो अपन के मेटल आयन है ना बेटा, ये जो धातु आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, और ग्रहण करके किस में चेंज हो जाता है बेटा, मेटल में चेंज होता है। ठीक है, यानी धातु आयन का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके क्या करना बेटा, धातु में परिवर्तित होना मानक इलेक्ट्रॉन विभव की क्या कहलाता है बेटा, प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा। यदि आप बोलो तो इसकी परिभाषा लिख दें, और वैसे लिखने की आवश्यकता है नहीं बेटा, क्योंकि इतनी कोई खास नहीं है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना बेटा। धातु आयन, चलो नीचे लिख देता हूं बेटा इसके में, धातु आयन, और ये हो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें परिवर्तित हो रहा है बेटा, धातु में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है ना बेटा, यानी ई नोट के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब देखो छोटी सी बात है बेटा, यदि अपन बात करें ना बेटा जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आ जाए, क्या जाए बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात आ जाए, वहां होता है बेटा अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है। इसलिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव को बेटा मानक अपचयन विभव भी बोला जाता है। ध्यान रखना आप, मानक अपचयन विभव। ठीक है, अब करते हैं बेटा टॉपिक शुरू। टॉपिक है, देखो बेटा छोटी सी चीज बताता हूं आपको। सबसे पहले बात यह है कि जो कॉपर है ना बेटा, ठीक है, कॉपर को छोड़ के जितने भी अपन के संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक वाले जिसको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं ना, कॉपर को छोड़ के जितने भी जो अपन के संक्रमण तत्व है, ये सारे संक्रमण तत्व है ना बेटा, इनका ई नोट का मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के कॉपर के अतिरिक्त, कॉपर के अतिरिक्त सारी चीजें क्लियर करूंगा बेटा आपके अतिरिक्त शेष संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व का ई नोट क्या होता है बेटा, हमेशा किससे कम होता है बेटा, हाइड्रोजन से कम होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन से कम होता है। सक्रियता श्रेणी पढ़ी है ना बेटा अपन ने, ठीक है, इसकी अपन के मानक अपचयन विभव के हिसाब से जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें बेटा जो कॉपर के अतिरिक्त जितने भी संक्रमण तत्व है ना बेटा, उनका ई नोट का मान हाइड्रोजन से कम होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई बेटा, और हाइड्रोजन से कम है ना बेटा, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा, इसलिए ये अपन के अम्ल तथा जल से क्रिया करके क्या करते हैं बेटा, H2 गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं, अम्ल व जल से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना बेटा, ये तो हो गई बेटा अपन के बाकी वालों की बात। अब कॉपर क्या काम करता है, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कॉपर तो बेटा इनसे क्रिया करता ही नहीं है। ठीक है ना, अम्ल और जल से क्रिया नहीं करता बेटा। ठीक है, लेकिन करता किससे है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना अपन को।
ठीक है। तो देखो एक छोटी सी चीज बताऊं बेटा आपको मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉपर है ना बेटा, इसके ई नोट का मान धनात्मक होता है। पहले ये लाइन दिखा रहा हूं आपको मैं, कॉपर के ई नोट का मान धनात्मक कितना होता है बेटा, किसी को पता है तो फटाफट कमेंट करो आप। धनात्मक यानी बेटा प्लस 0.34 ईवी होता है बेटा, ठीक है। या फिर आप वोल्ट भी लिख सकते हो, चलो इसको हटाओ आप, वोल्ट होता है, ठीक है ना। हर एक लाइन एक बेटा क्वेश्चन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बेटा जो कॉपर है ना, ठीक है, वो हाइड्रोजन से क्या है बेटा अपन के कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील है तो आपको पता है हाइड्रोजन कैसे गैस कैसे मुक्त होगा। भाई अपन ने एक चीज पढ़ी थी ना बेटा 10th क्लास के अंदर, प्रतिस्थापी अभिक्रिया। उसमें क्या हो रहा था कि जो अधिक क्रियाशील जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनको कम क्रियाशील वाले जो एलिमेंट होते हैं ना वो बेटा बाहर नहीं निकाल सकते। हमेशा अधिक क्रियाशील वाला ही अपन के क्या कर देता है, कम क्रियाशील वाले को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ अधिक क्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन है, कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए बेटा हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकता, और बाहर नहीं निकाल सकता तो बेटा सिंपल सी बात है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी कहां से, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के कि यहाँ चलो पॉइंट लगा के लिख देता हूं, क्योंकि मेन पॉइंट तो यही है कि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, इसलिए H2 गैस मुक्त नहीं करता, मुक्त नहीं करता, ठीक है बेटा। आगे होगी कहानी समझ में। तो ये करता क्या है, ये जो कॉपर है ना बेटा, जो अपन के ऑक्सीकारक अम्ल है उनसे क्रिया करता है, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के कॉपर केवल ऑक्सीकारक अम्ल, ऑक्सीकारक अम्ल में यानी ऐसा अम्ल जिसमें बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीकारक अम्ल से क्रिया करता है। जब ऑक्सीकारक अम्ल से क्रिया करता है ना बेटा तो जल का निर्माण करता है। कॉपर केवल ऑक्सीकारक अम्लों से क्रिया करता है, क्रिया करता है। अब ऑक्सीकारक अम्ल कौन कौन से वो आपको मैं बता दूं बेटा। देखो एक तो है बेटा अपन के सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, ठीक है। और एक है बेटा गरम सांद्र लेना है बेटा, गरम सांद्र H2SO4 लेना है। इन दोनों के साथ यह क्रिया करता है। चलो आपको अभिक्रिया बता देता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। हालांकि आपके नहीं है, 12th NCERT बुक्स में नहीं लिख रखी है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जैसे कॉपर है ना बेटा, ये 4HNO3 से क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो बनाएगा बेटा कॉपर नाइट्रेट CONO3 2, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और जल का निर्माण करेगा, ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं आपको, चलो H2SO4 वाली क्रिया भी बता देता हूं। जैसे कॉपर है, ये अपन के 2H2SO4 से क्रिया करेगा, दो अणुओं के साथ में संतुलित करने के लिए बता रहा हूं बेटा। लेकिन ये जो है ना बेटा गर्म और सांद्र होगा, ठीक है, और बनाएगा CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और बेटा अपन के जल का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा इसके अपन के अभिक्रिया। अब कारण क्या है बेटा कि भाई कॉपर का ई नोट का मान धनात्मक क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। या फिर अपन का जो कॉपर है, ठीक है, उस कॉपर को यदि अपन Cu+2 में चेंज करें, ठीक है, तो इसको अपन को अधिक ऊर्जा क्यों चाहिए होती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा कारण बताता हूं आपको, मैं इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट। चलो पहले कारण लिख देते हैं अपन, कारण क्या कारण है, ठीक है ना। क्वेश्चन है बेटा क्या कारण है कि जो कॉपर है ना बेटा, ठीक है, ये जब Cu+2 में चेंज होता है, ठीक है, तो बनने हेतु अधिक ऊर्जा चाहिए, क्यों, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से समझ रहे बेटा, ये क्वेश्चन है एक तरह का,
ठीक है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। क्या कारण है कि जो कॉपर है, कॉपर आयन में परिवर्तित होता है ना, तो बेटा अधिक ऊर्जा चाहिए। अब देखो एक छोटी सी चीज बताऊं बेटा आपको, ये जो कॉपर है ना बेटा, एक आयनन एंथैल्पी पढ़ी है आपने, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव क्या होता है कि किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना, तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी का मान है ना बेटा, वो उच्च होता है। क्या होता है अपन के, आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ठीक है, और एक बेटा इसके जो परमाणुकरण एंथैल्पी है उसका मान भी उच्च होता है। इन दोनों का मान किसका उच्च होता है बेटा, एक तो आयनन एंथैल्पी का मान इसका उच्च होता है और दूसरा परमाणुकरण एंथैल्पी का मान भी उच्च होता है। ठीक है, और इन दोनों की पूर्ति है ना बेटा जल योजन एंथैल्पी नहीं कर पाती है। क्या करती है बेटा, इन दोनों की पूर्ति जल योजन एंथैल्पी नहीं कर पाती है ना बेटा, इसलिए इसकी जो अपन का ए नोट का मान होता है ना बेटा वो धनात्मक होता है। ठीक है ना, रीजन यहां चल रहा है बेटा, देखो बात इसकी कर रहे हैं अपन। ठीक है ना भाई, ई नोट का मान धनात्मक, यानी कॉपर जब कॉपर आयन में चेंज होता है तो देखो इसको ध्यान से समझना। मैंने एक चीज बोली थी बेटा कि ये जो ऊर्जा है ना बेटा, इस ऊर्जा को कौन संतुलित करता है, कौन नियंत्रित करता है। तो पहले मैं एक छोटी सी चीज लिख देता हूं बेटा, यह है ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, जो अधिक ऊर्जा है। इसको एक तो बेटा परमाणुकरण एंथैल्पी, परमाणुकरण एंथैल्पी, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा, हाँ चलो परमाणुकरण एंथैल्पी सही है, परमाणुकरण एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी, ये दोनों बेटा इसको नियंत्रित करती है। अब कैसे, जैसे परमाणुकरण एंथैल्पी किसको बोला जाता है, परमाणुकरण एंथैल्पी बोला जाता है यानी वह ऊर्जा जो अपन के एक मोल आयनिक जालक, जो ठोस जालक होते हैं, ठीक है, एक मोल ठोस जालक की बात कर लो, या फिर सिंपल भाषा में यदि आपको बताऊं बेटा, ठीक है, तो यानी ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो धातु को या धातु के ठोस जालक को, धातु के ठोस जालक को तोड़कर किसमें चेंज कर दे बेटा, अपन के स्वतंत्र परमाणु बनाने में। ठीक है, जैसे अपन के ये कोई पूरा जालक है बेटा कॉपर का, जालक का मतलब होता है कॉपर इस प्रकार आपस में जुड़ा हुआ रहता है बेटा। ठीक है, अब ये क्या करेगा बेटा, ये इस बंध को तोड़ के दोनों को अलग अलग कर देगा बेटा, स्वतंत्र परमाणु में परिवर्तित कर देता है, उसको बोला जाता है बेटा परमाणुकरण एंथैल्पी। अब ये नॉर्मल से तो टूटने से रहा, क्योंकि कॉपर और कॉपर के बीच में क्या होता है बेटा, धात्विक बंध मजबूत होता है। ठीक है ना, और धात्विक बंध मजबूत है इसका मतलब उसको आसानी से तोड़ना असंभव है। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के परमाणुकरण एंथैल्पी, तो यहां लिख देता हूं बेटा धात्विक बंध मजबूत, बंध मजबूत। चलो अब अपन ने जैसे कॉपर के ठोस जालों को तोड़ के बेटा कॉपर परमाणु में चेंज कर दिया, अब क्या करना बेटा, इसमें अपन के आयनन एंथैल्पी का रोल देखना। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी कॉपर है उसके बाह्यतम कोश में से यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो चेंज हो रहा है बेटा Cu+ में। ठीक है, फिर अपन और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फिर चेंज हो रहा है बेटा अपन के Cu+2 में। लेकिन बेटा जब अपन इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो इसको अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे E1। अब यदि मेरे को इसमें से और निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी का मान अपन बढ़ा रहे हैं ना, वही अपन के आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा बेटा, उच्च हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें भी अपन के Cu+2 है ना, इस वजह से इसकी जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्या हो जाता है बेटा, उच्च हो जाता है। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात यह है बेटा कि जो ये है ना बेटा अधिक ऊर्जा चाहिए, इन दोनों को संतुलित कौन करता है, परमाणुकरण एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी। ठीक है, जबकि ये जो जल योजन एंथैल्पी है, जल योजन एंथैल्पी किसको बोला जाता है बेटा, कि एक मोल आयन, एक मोल आयन, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा अपन के इसके पानी के या फिर जल के अणुओं को, अणुओं से गिरकर जलीय विलयन में परिवर्तित कर देते हैं। किसको बेटा, अपन के तत्व को, किसी भी तत्व को जब
ध्यान से सुनना बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेना बेटा। चलो अभी का अभी याद करवा देते हैं इसको, कि देखो बेटा किसी भी तत्व को 1 मोल जल के अणुओं के द्वारा, 1 मोल जल के अणुओं के द्वारा उसको चारों तरफ से घेर के धातु या धातु के आयन को, ठीक है, अपने में विलय कर लेना, क्या कहलाती है बेटा? अपन के जल योजन एंथैल्पी कहलाते हैं। और जबकि सिंपल सी बात है बेटा, कॉपर तो जल के अंदर घुलता ही नहीं है, और घुलता नहीं है तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो जल योजन की जो ऊर्जा है, ठीक है ना, वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रही, किसकी? कॉपर की, तभी तो उसको तोड़ के अपन के अपने अंदर घोल नहीं पा रही है। तो यहाँ छोटी सी चीज लिख देता हूं बेटा मैं, कि अतः जो जल योजन एंथैल्पी है, जल योजन एंथैल्पी इस ऊर्जा की भरपाई नहीं कर पाती है, इसलिए ई नोट का मान धनात्मक होता है। ठीक है ना बेटा, धनात्मक होता है, क्योंकि बेटा इसकी ऊर्जा को कौन नियंत्रित करता है? परमाणुकरण एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी। ठीक है, ये तो हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, एक अपवाद बताता हूं बेटा आपको मैं, अपवाद को ध्यान से देखना बेटा। चलो यहां लिखते हैं अपन अपवाद। ठीक है, और अपवाद है बेटा अपन के, ये जो मैग्नीज है ना बेटा, मैग्नीज, निकल और जिंक, इसके जो ई नोट के जो अपन के सामान्य प्रकृति है ना, वो बेटा अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक होती है। तो यहां लिख देता हूं अपन के, एक तो मैग्नीज, निकल और जिंक, मैग्नीज, निकल व जिंक की ई नोट की प्रकृति सामान्य से अधिक ऋणात्मक। इसका कारण भी अभी आपको बताऊंगा बेटा, ऋणात्मक। ठीक है ना, इन तीनों की बात करेंगे बेटा अपन। देखो ये जो मैग्नीज है ना बेटा, एक तो मैग्नीज है, दूसरा जिंक है, और तीसरा बेटा निकेल है। ठीक है ना, मैग्नीज को जब अपन आयन में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, जैसे मैग्नीज को चेंज कर दिया Mn+2 में, ठीक है, ये Mn+2 में चेंज होते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बेटा? 3d5 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे अपन Zn+2 में, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको यदि अपन आयन में चेंज करें Ni+2 में, ठीक है, तो यहाँ एक दिक्कत आ रही है बेटा, 3d8 हो गया। ठीक है ना, दिक्कत क्या आ रही है अपन के? 3d8 हो गया। अब देखो पहले इस चीज को समझ लो बेटा आसानी से। ठीक है, पहली चीज तो इसकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा? उच्च होगा। ठीक है, देखो सिर्फ निकल को समझा रहा हूं बेटा, इन दोनों को तो एक लाइन में समझा देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इसको समझना, ये जो निकल है ना बेटा, इसकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? अपन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक तो कारण है बेटा इसकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। दूसरा कुछ और ऊर्जाएं होती है, जैसे अपन के जो जल योजन ऊर्जा है उसका भी इसमें योगदान होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। पहले तो एक लाइन लिख देता हूं बेटा इसके बारे में, कि आयनन एंथैल्पी व कुछ और ले लेते बेटा, अन्य ऊर्जा के संयुक्त प्रभाव, अन्य ऊर्जा के संयुक्त प्रभाव से ई नोट का मान क्या होता है बेटा? संयुक्त प्रभाव से ई नोट ऋणात्मक। ठीक है ना, कैसे? पहला तो समझ में आ गया ना बेटा आयनन एंथैल्पी का मान। अब दूसरा देखो बेटा, आयनन एंथैल्पी में क्या होता है बेटा? अपन के जो निकल है, ठीक है,
इससे अपन ने निकाला बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन करके निकाल दिया और बना दिया बेटा Na+2। ठीक है, ये जो Na+2 है ना, अब जब जल के अणुओं से क्रिया करेगा तो क्या होगा बेटा, ये जो जल के अणु है ना बेटा H2O, ठीक है, ये एक लिगेंड की तरह इस धातु आयन को चारों तरफ से घेर के एक संकुल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना, और संकुल का निर्माण करके इसको अपने अंदर घोल लेंगे। ठीक है ना, तो जो अपन के जल योजन एंथैल्पी है ना, वो भी अपन का यहाँ प्रभाव दर्शाती है बेटा। अब देखो बन जाएगा क्या, NiH2O, और इसको घेर लेंगे बेटा 6 अणु जल के, और ये जो अपन के पूरा संकुल है ना बेटा, वो अपन के धनावेशित हो जाएगा। और जब पूरा संकुल यदि धनावेशित हो गया ना बेटा, इसका मतलब इसके ई नोट का मान क्या होगा, अपन के ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसी लाइन का अपन इंतजार कर रहे थे। अब ध्यान रखना बेटा, देखो जितनी अधिक ऋणात्मक जल योजन एंथैल्पी होगी, जितनी अधिक, यहां लिख रहा हूं मैं, जितनी अधिक ऋणात्मक जल योजन एंथैल्पी, ठीक है, आयन उतना ही अधिक स्थिर होगा बेटा। आयन क्या होगा, उतना ही अधिक स्थिर होगा। देखो ये स्थिर हो गया ना बेटा, आयन उतना ही अधिक स्थिर होगा, अधिक स्थिर होगा। ठीक है, और धातु आसानी से क्या होगी बेटा, धातु आसानी से क्या बना देगी, आयन बना देगी, क्योंकि इसको स्थिर होना है ना, इसलिए। तो यहां लिख देते अपन, धातु उतनी आसानी से आयन बनाती है। ठीक है, और जितने ज्यादा आसानी से आयन बनाएगी, ठीक है, ई नोट का मान बेटा उतना अधिक ऋणात्मक होगा, उतना अधिक ऋणात्मक। अधिक को बेटा मैंने ऊपर तीर का निशान लगा के बताया आपको। ठीक है ना, उतना अधिक ऋणात्मक होगा। ठीक है, मुख्य कहानी पूरी की पूरी ये है। देखो धातु आयन आसानी से धातु आयन में चेंज हो रही है। ठीक है, और इसका जो विन्यास है वो क्या हो रहा है बेटा, स्थायी हो रहा है ना। ठीक है, और जितना आसानी से स्थायी होगा ना बेटा, ठीक है, उतना ही उसके ई नोट का मान क्या होगा बेटा, ऋणात्मक होगा, और उसकी जो जल योजन एंथैल्पी है ना बेटा, उतनी अधिक ऋणात्मक होगी। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरी की पूरी कहानी। ठीक है ना, इसलिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा देखो अभी तो अपन ने पढ़ा है M+2 M में चेंज हो रहा है। अब अगला जो टॉपिक होगा ना बेटा, उसको अपन M3 से किस में लेके आएंगे, M2 में लेके आएंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी टॉपिक है बेटा, वो है ई नोट को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। अब करने वाले कारक कौन कौन से, इसमें जो जो भी अपन ने ऊर्जा काम में लिया ना बेटा, वो सारे इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको देख लो आप बेटा, कौन कौन से काम में लिए अपन ने। देखो एक तो लिए बेटा अपन ने परमाणुकरण एंथैल्पी। ठीक है ना, एक तो परमाणुकरण एंथैल्पी लिए, एक आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी पे अपन ने दोनों ली थी बेटा, प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी एक कॉपर से एक आयन बाहर निकाला, फिर दूसरा आयन बाहर निकाला, तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी हो गई। एक हो गई बेटा अपन के जल योजन एंथैल्पी। ठीक है ना, अब और कोई बचा है क्या अपन के यहाँ पे भाई, एक तो परमाणुकरण, हाँ परमाणुकरण हो गई, प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी हो गई, जल योजन एंथैल्पी हो गई। ये चारों चीजें इसको प्रभावित करती है। तो पहला लिख देते अपन के परमाणुकरण एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा है बेटा अपन के जल योजन एंथैल्पी। ठीक है, तीसरा है बेटा प्रथम आयनन एंथैल्पी।
प्रथम आयनन एंथैल्पी। और चौथा है बेटा द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन का टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा इसमें। इंपॉर्टेंट चीजें एक तो ये है बेटा, कॉपर के इनोड का मान धनात्मक की जो कहानी आपको बता रखी है, पहला ये है। और दूसरा ये जो अपवाद दे रखे हैं बेटा। तीसरी ये जो लाइन दे रखी है कि जो अपन के इनोड का मान अधिक ऋणात्मक कब होता है। ठीक है, तो इसका रीजन बता दिया। अब चाहे आपके कोई सा भी मानक अपचयन विभव का पूछ ले कि भाई इसका इनोड का मान ऋणात्मक क्यों है, सब में ये लाइन लिख सकते हो बेटा, सब में चिपका सकते हो। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, विजिट अगेन।